आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम के द्वारा किया गया। और हम अवध रीजन की बात कर रहे थे तो यहाँ की 18 जिलों में 111 सीटें हैं। तो आइए, हमने आपको वोट शेयर तो बताया, सीटों पे अवध रीजन कैसे हमारे मुताबिक वोट कर सकता है, देखते हैं कैसे बढ़ता है। देखते हैं, बीजेपी ने 111 में से 66 से 68 सीटें जीत सकती है। अवध की बात कर रहे हैं। अवध जहां महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं समेत राजधानी लखनऊ, और समाजवादी पार्टी को यहां से 39 से 41 सीटें हासिल होती दिख रही हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। बीएसपी और कांग्रेस दोनों अवध रीजन में 1 से 3 सीटें हासिल कर सकती हैं। बसपा 1 से 3, और यही फिगर कांग्रेस पार्टी के लिए भी हमारे आंकड़ों से निकल करके आया कि 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं अवध में, और अन्य के खाते में 0 सीटें का ही आंकलन हमारा सर्वे बता रहा है। वोट शेयर के आधार पर अगर हम उसको सीटों में उस पैटर्न को दिखाते हैं तो आप देखिए, 111 में से 66 से 68 बीजेपी, 39 से 41 सपा, 1 से 3 बीएसपी, 1 से 3 कांग्रेस। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की ओपिनियन पोल के मुताबिक अवध में इस बार बीजेपी को 24 से 26 सीटों का नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी प्लस को 29 से 31 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा को 3 से 5 सीटों का नुकसान दिखता है, और कांग्रेस की 1 से 2 सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, और अन्य का स्कोर 0 ही रहने वाला है इस क्षेत्र के अंदर। अब देखिए, अब हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और अवध, आप तीनों को जोड़ देते हैं अगर, तो अब तक बीजेपी 146 से 154 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ 101 से 109 सीटों पर जाती हुई दिखाई देती है, और इसके अलावा बसपा 1 से 5, कांग्रेस 101 से 3। तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई सीधे सीधे भाजपा गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन इसके बीच ही होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और 3 बड़े क्षेत्र जो हैं वो हम आपके सामने रख चुके हैं अभी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये 2 क्षेत्र जो हैं ये अभी बाकी हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी, आपका स्वागत है, और हमारे दोनों सिफारिश स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और अवध, ये हम दिखा चुके हैं, और इन 3 क्षेत्रों में आप ऐसा लग रहा है कि 45-50 सीटों की लीड जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के ऊपर मेंटेन कर पा रहे हैं। पहले तो क्या कहेंगे आप इस पर? अभी 2 बड़े क्षेत्रों का पूर्वांचल आना बाकी है, और पूर्वांचल बहुत बड़ा डिसाइडर हो सकता है। देखिए सौरव जी, जितने भी सर्वे 2014 के सर्वे आप देख लें, लोकसभा के 2017 के सर्वे देख लें, विधानसभा के 2019 के सर्वे देख लें, जो सर्वे में संख्या दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की सफलता का अंक जो है सर्वे की तुलना में बेहतर होता है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से 2014 से लेकर 2022 के बीच में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास का ये नारा होने के कारण सारे पंथ, गोत्र, जाति, इनकी दीवारें तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग खड़ा हुआ है। वो बहुत ओकल नहीं दिखाई देता। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसा वर्ग जमा आया हुआ है जो वर्ग बहुत ओकल नहीं है, लेकिन वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। इसलिए सर्वेक्षण के मामले में बारंबार विविध सर्वेक्षण, जैसे मैं आपके सर्वेक्षण का जो है प्रशंसा करता हूं, आपके वैज्ञानिकता की भी कोई मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो परिणाम है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के तापमान को आंकने में सिर्फ एक सर्वे एजेंसी नहीं, तमाम सर्वेक्षण एजेंसियां पिछले 3 चुनावों में विफल हुई हैं, ये रिकॉर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जनसेवा के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप है कि आज जिस तरह से 18 करोड़ों का लाभार्थी एक वर्ग खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसका जो व्यापक समर्थन है, उसके कारण जो आप सर्वेक्षण में दिखा रहे हैं बढ़त, उसकी तुलना में कहीं और ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना सुनिश्चित है। अच्छा, हमारे जो सिफोलॉजिस्ट हैं वो इसका बेहतर आपके लिए अपना एनालिसिस पेश कर सकते हैं। जो 3 क्षेत्र हमने दिखाए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और उसके बाद ये अवध, तो इसमें अमिताभ जी, हमने अब तक ये देखा है कि 2 क्षेत्रों में बीजेपी सीटों में भी, वोट में भी आ गए। केवल एक रोहिलखंड है जहां पर समाजवादी पार्टी को सब्सटैंशियल लीड देखने में मिली है।
निश्चित तौर पर देखिए 2017 से अगर आप देखेंगे तो 2017 की तुलना में इस वक्त जो हम नंबर दिखा रहे हैं, अनुमान जिसका हम लगा रहे हैं वो 66 से 68 बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। तो जाहिर तौर पर उस समय से अगर 17 से आप तुलना करेंगे तो सीटें कम हो रही है। लेकिन मैं जब दूसरे हिस्से में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर संभल रही है कहीं तो इसी अवध में, और फिर आगे आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो वहां की तस्वीर दिखेगी। तो चूंकि ये बड़ा क्षेत्र है तो ये है कि बहुत सारी सीटों पर आप देखेंगे तो कांटे का मुकाबला, जैसे मसलन अयोध्या की सीट ही अगर हम ले लें तो सामने पवन पांडे जब सपा से लड़ते हैं तो ब्राह्मण वोट वहां क्या करेगा, वो एक महत्वपूर्ण कारक होकर जाता है। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता को अभी भी वहां लीड है, फिर भी ब्राह्मण वोट वहां कितना टूट रहा है वो एक सिंबल है। तो उसी तरीके से बाकी सीटों पर जब आप देखेंगे और जाति आधारित पोलिंग देखेंगे तो क्या 17 वाली स्थिति है, तो उसका सीधा सीधा जवाब हमारे अनुमान में यही निकल के आ रहा है कि 17 वाली स्थिति तो इस वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़े जो ट्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक डोमिनेंट फैक्टर हो, ऐसा दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज हो गया है, हिंदू मुसलमान का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न बनकर के सामने आ गया है, या डेवलपमेंट सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर पोलराइजेशन फैक्टर है इतना बड़ा, तो फिर वेस्टर्न यूपी में बीजेपी आगे है तो रोहिलखंड में पीछे क्यों है? और अगर पोलराइजेशन ही फैक्टर है तो अवध में हमारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वहां ऐसी कोई बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं है, तो वहां ऐसा कोई बहुत बड़ा पोलराइजिंग इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो वहां भी बीजेपी फिर क्यों आगे है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि ओपिनियन पोल में अभी आप जिन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आगे बढ़ रहे हैं, तो अवध तक आते आते जो सर्वे आपका दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लीड है करीब 40-50 सीटों की समाजवादी पार्टी के गठजोड़ पर। मुझे लगता है कि जब हम इस लीड की बात करते हैं और अगर उसको हम मत प्रतिशत के साथ देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी होगी समझने में। क्या, चूंकि मैं मत प्रतिशत नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए उस पर टिप्पणी करने में थोड़ा सा अगर वो हो तो वो दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि क्या दोनों गठजोड़ आमने सामने इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जो असदुद्दीन ओवैसी के और बाबू सिंह कुशवाहा और बामन मिश्राम के साथ एक पार्टी, क्या इन सब का बिल्कुल प्रभाव शून्य है? क्योंकि अगर वो प्रभाव शून्य है तो क्या इस सर्वे में वो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिखें? क्योंकि हिंदुत्व पे चुनाव हो, हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन क्या जातीय समीकरण के लिहाज से एक ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दें तो क्या कोई बड़ा ऐसा वोट जातीय समूह भारतीय जनता पार्टी से कटा है? मुझे ये नहीं दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत मुझे बढ़त होती हुई दिखती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो शायद मत प्रतिशत के साथ आएगा तो ज्यादा समझ में। देखिए, मत प्रतिशत में जो एग्जैक्ट फिगर है वो भी हम आपको दे सकते हैं, स्क्रीन पर तो अभी नहीं, अभी हम सीट दिखा रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी में सीट और वोट दोनों में बीजेपी आगे है। अब रोहिलखंड में सीट और वोट दोनों में समाजवादी पार्टी आगे है, और अवध में भी ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज और सीटों में हमें बीजेपी को लीड दिखती है। अगर ये थोड़ा सा पता चले कि कितना मत प्रतिशत का अंतर है, तब सीटों का अनुमान लगाने में आसानी होगी। अवध में जी बता रहे हैं हम आपको, जी बताइए। जी अवध में बीजेपी को 45% वोट मिल रहा है और सपा को 35% मिल रहा है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के आगे रहने का कारण क्या है कि वेस्टर्न यूपी को पूरा समझना होगा। ये जो गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये तमाम जिले आते हैं, इसमें बीजेपी का गढ़ है। लेकिन जब इधर आप जाते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, तो इस साइड में सपा अच्छा कर रही है। रुहेलखंड में क्या है कि रुहेलखंड अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत, ये जो रीजन है इसमें 3-4 जिला अगर छोड़ दे तो बाकी जिला में यादव वोटर्स भी हैं और मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो इस कारण रुहेलखंड में आप देखेंगे कि सपा अच्छा करेगी इन कंपेरिजन टू बीजेपी। लेकिन बीजेपी जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर साइड में जो लॉस करेगी उसको मेकअप कर सकती है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, और आगरा में। मथुरा में बीजेपी अच्छा करेगी, इतना खराब नहीं करेगी। अवध में जब हम जाते हैं तो अवध में सबसे बड़ा फैक्टर जो रहने वाला, जो मुझे लगता है, वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रहने वाला है। क्योंकि अभी उम्मीदवारों का चयन हुआ है बीजेपी के उन क्षेत्रों में और सपा के भी हुआ है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जब ओपिनियन पोल हम जब खत्म कर रहे थे कि उस रीजन में भी उम्मीदवारों के सिलेक्शन के बाद सवाल मेरा ये है, जो अभी जिस शायद उसी ओर इशारा भी कर रहे थे हर्षवर्धन जी, कि ये शशि आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जात का फैक्टर जो केवल अवध में ही चलेगा, और अगर मुस्लिम वोट का कोई फैक्टर है या पोलराइजेशन फैक्टर, तो वो केवल वेस्ट में और पोलराइजेशन जो चीज है ना, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, वो जो वेस्टर्न यूपी और रोहिलखंड में तो चलेगा, पोलराइजेशन वो अवध में नहीं चलेगा। अवध
में पोलराइजेशन सिर्फ देवीपाटन मंडल में चलता है। बाकी जो अवध के हिस्से होते हैं उसमें सोशल इक्वेशन और प्लस कैंडिडेट सिलेक्शन चलता है। उम्मीदवार कैसा लड़ता है और पार्टी कैसी लड़ती है और सोशल इक्वेशन चलता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, क्योंकि पोलराइजेशन जो आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी में होगा, रुहेलखंड में होगा, वो आप नहीं देखेंगे पोलराइजेशन आपको सीतापुर में होगा या आपको लखीमपुर खेरी में होगा या आपको लखनऊ में होगा या कानपुर में होगा। इन तमाम जो जिले हैं उसमें पोलराइजेशन की सीटें काफी कम है जी। अच्छा ठीक, हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तो एक चीज मैं जोड़ दूं, एक चीज घनश्याम जी स्वागत है आपका। एमएच खान साहब भी बसपा से जुड़े हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है। चूंकि बोल रहे थे आप कंप्लीट कर लीजिए हर्षवर्धन जी, फिर मैं जाता हूं आगे जी। मैं एक चीज जोड़ दूं, इसीलिए मैंने पूछा कि मुझे मत प्रतिशत जरा बताइए, क्योंकि देखिए अगर 35 और 45% यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आपका ओपिनियन पोल 35% बता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 45%, तो बिना किसी संदेह के मैं कह सकता हूं कि अवध में 90+ सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। अगर ये मत प्रतिशत ये है तो कहीं कोई मुकाबला नहीं होगा, फिर तो क्लीन स्वीप होगी बीजेपी के पक्ष में, अगर ये 45% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। चलें ठीक, हमारे दोनों और पॉलिटिकल मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले बार जी एक सेकंड, मैं जरा उनको चर्चा में ले लूं, फिर आप अपना एनालिसिस दे दीजिएगा। मैं पहले कह देता हूं, ओपिनियन पोल पर हम बात कर रहे हैं और हमारा यह दावा बिल्कुल नहीं है कि ये ओपिनियन पोल जो है शाश्वत सत्य है या यही ओपिनियन पोल के सारे आंकड़े बिल्कुल आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। ये इससे अलग भी हो सकते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत हो सकता है। अगर हम बिल्कुल ही ऑफ द मार्क हुए, जो कि कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया काम होना नहीं चाहिए, तो ऐसा हमको उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होगा, ऐसा हमें नहीं लगता। लेकिन फिर भी हाँ, इससे इधर उधर आंकड़ा आ सकता है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और क्योंकि बसपा यहां बैठी है, मैं उनकी तरफ से पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, उनके 2 प्रवक्ता ये बात बोलकर जा चुके हैं, क्योंकि तो खान साहब को वो ना कहना पड़े, दोहराना पड़े कि वो नहीं बिलीव करते ओपिनियन पोल में, लेकिन वो फिर भी आए, उनका सम्मान है, स्वागत है, मैं उनकी राय लूंगा। घनश्याम जी से मैं पहले शुरुआत करना चाहता हूं। अब चूंकि यहां पर हमारे सर्वे में फिलहाल पूर्वांचल और बुंदेलखंड की बात नहीं की है, तो अभी फिलहाल हमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। आप कॉन्टेस्ट में उनके साथ बराबर दिखाई दे रहे हैं और यह भी दिखाई दे रहा है कि गैर बीजेपी जो भी वोट है या बीजेपी को हराने वाला जो भी वोट है वो आपके साथ ही खड़ा है एकमुश्त। नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 15 करोड़ से अधिक वोटर हैं और ज्यादातर ओपिनियन पोल 20-25 हजार के सैंपल साइज पे ऑपरेट करते हैं। और ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी ने दहशत की राजनीति को अपने राजनीतिक और प्रशासनिक दूरी बना रखा है, तो ओपिनियन पोल में कितना सच आता है ये कहना मुश्किल है। जहां तक आंकड़ों की और बात करें तो पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3 करोड़ 45 लाख वोट मिले थे। इसकी तुलना में समाजवादी पार्टी को 1 करोड़ 90 लाख वोट के आसपास मिले थे। तमाम ओपिनियन पोल जो भी मत प्रतिशत दिखा रहे हैं उसके अनुसार समाजवादी पार्टी को, जो भी आप मत प्रतिशत दिखाएंगे, सब ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को इससे 1.5 करोड़ अधिक वोट मिलने वाले हैं। और ऐसे में अगर 1.5 करोड़ अधिक वोट मिलने वाले हैं तो इसलिए नहीं कि ये सरकार की उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं इसलिए मिलने वाले हैं। उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से ये चुनाव प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मटियामेट कर रहा है, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ नफरत है और कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो प्रयागराज में लाठीचार्ज किया, 1 करोड़ 25 लाख युवा देश के उस नौकरी के लिए 3 साल से बैठे हुए हैं। 2 रेल मंत्री बयान दे चुके हैं। उन 1 करोड़ 25 लाख युवाओं में से 22 लाख युवा उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो लाठियां इन्होंने चलाई उन युवाओं के ऊपर, उनके हॉस्टल में घुस करके, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। हॉस्टल में घुस करके जिस तरीके से बेरहमी से लाठियां चलाई, वो 22 लाख युवाओं ने उस लाठी का दर्द महसूस किया और उनके परिवारों ने महसूस किया, जो कि 1 करोड़ वोट होते हैं। कोई ओपिनियन पोल इसके बारे में नहीं दिखा सकता। दूसरी बात कि आप अभी कह रहे थे कैंडिडेट्स के बारे में, भारतीय जनता पार्टी अपने 50-100 जितने भी कैंडिडेट्स, इनके 100 कैंडिडेट तो ये खुद ही टिकट काट रहे हैं, बाकी 150 का जनता टिकट काट दे रही है। तो जिस तरीके से इनके उम्मीदवार भगाए जा रहे हैं, जनता में अमूमन पता है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अब उभर के सामने आ रहा है। ऐसे में कोई भी ओपिनियन पोल है वो एक तरीके से अधूरा है, क्योंकि उस एक तरफ आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, लेकिन ये सिर्फ उम्मीदवार बनाम उम्मीदवार चुनाव नहीं है। जहां पर मुझे इस बात की खुशी है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमें खुला मंच दे रखा है कि जितनी भी सकारात्मक बातें कीजिए आप कीजिए, जितनी भी नकारात्मक बातें होगी हम करेंगे। अगर आप 22 लाख युवाओं को रोजगार आईटी सेक्टर में देने की बात करेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। अगर आप 1 करोड़ गरीब परिवारों को पेंशन की बात करेंगे, हम जवाब ही नहीं देंगे। अगर आप समाजवादी कैंटीन की बात करेंगे, अगर आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करेंगे, तो हम जवाब ही नहीं देंगे। इस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक खुला
मंच मिला हुआ है जहां पर आप प्रदेश को बेहतर बनाने की जितनी भी सकारात्मक बातें कर सकते हैं आप कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी कि उनकी सारी धुरी है कि किसी तरीके से लोगों के अंदर नफरत जग जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है कि इनके घिसे पिटे मुद्दों और घिसे पिटे नेताओं को बार बार जिताएंगे और जो इनके बुरे दिन दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सकारात्मक बात कह रही है, इस पूरे चुनाव में नकारात्मक बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अब चूंकि मैं पहले कह चुका हूं कि बसपा जो है ऑफिशियली वो ओपिनियन पोल्स को नहीं मानती है, इसके खिलाफ है, तो मैं ओपिनियन पोल पर खान साहब की राय नहीं लूंगा। मैं उनसे जब 10 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान में, तो उससे पहले जो माहौल उनकी नजर से उनको समझ में आ रहा है प्रदेश का, वो जानना चाहता हूं खान साहब। सौरभ जी, 2007 का ओपिनियन पोल है आपके पास? मेरे पास अभी तो नहीं है सर, निकलवा लीजिए प्लीज, बड़ी मेहरबानी। आप लेके ही आए होंगे, मुझे पता है, तभी आपने बात पूछी, तो आप बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। 2007 में पहले ओपिनियन पोल ने 20 सीटें बताई थी बहुजन समाज पार्टी, फिर बहुत खींचतान करके उन्होंने 45 सीट बताई, और रिजल्ट क्या आया था? पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी। एक गुंडों की पार्टी, एक सांप्रदायिक पार्टी। जनता जान नहीं रही है ये क्या खेल खेल रहे हैं लोग। ये ओपिनियन पोल जो आपके आ रहे हैं, इस सरासर झूठे हैं, जनता को भ्रमित करने वाले हैं, और आप चाहे जितना जनता को भ्रमित कर लीजिए, हमारी पार्टी और मैं और जनता इसको नहीं मानती, इसको खारिज करती है। 10 मार्च के अब रिजल्ट पे हम बहस करेंगे, और मैं इस बहस से अब उठ रहा हूं इसलिए कि मैं झूठ की बहस में शामिल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। ये फ्रॉड की बहस में मैं शामिल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। जो पूरी जनता की बात न रख सके उस बहस में मैं शामिल नहीं होता। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आपने शुरुआत में अपनी बात क्लियर कर दी, उसमें कोई समय नहीं गया। नहीं तो आपकी पार्टी के जो पहले लोग आ रहे थे वो 20-20 मिनट जो है इसी बात पे खा जा रहे थे कि हम ओपिनियन पोल पर बात ही नहीं करेंगे, ओपिनियन पोल पर बात ही नहीं करेंगे, और इसी में जो है पता नहीं कितने मिनट का समय चला गया। मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं एमएच खान साहब का, एक क्लियर स्टैंड लेकर के आए थे, उन्होंने अपनी बात कही और चले गए। लेकिन फिर जब वो 2007 का ओपिनियन पोल बताते हैं तो बीजेपी वाले तुरंत पूछते हैं कि कभी किसी ने 2014 में बताया था कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? उस वक्त कभी किसी ने क्यों नहीं कहा कि ये विपक्षियों ने क्यों नहीं कहा कि ये ओपिनियन पोल जो थे आप लोग जो दिखा रहे थे वो गलत हो गए? ये 2019 में कभी किसी ने क्यों नहीं कहा? 2017 में किसने कहा था कि 325 सीटें बीजेपी को मिलेंगी? उस वक्त कभी किसी विपक्षी दल ने यह आरोप नहीं लगाया सर्वे करने वालों के ऊपर कि वो झूठे या कागजी या कमरे में बैठकर सर्वे बनाते हैं। ये जब सूट करे तब ये बात कहना, ये थोड़ा सा खराब लगता है। मैं घनश्याम जी की भी इज्जत करता हूं, मैं तारीफ करता हूं उनकी, उन्होंने भी जो अपनी बात कही, उन्होंने इन आंकड़ों को अपनी दृष्टि से, अपने अनुभव में जो वो देख रहे हैं, तार्किक आधार पर उन्होंने कहा कि वो सहमत नहीं है। तरीका यही होना चाहिए कि आप सहमत क्यों नहीं है, आप ये बता दीजिए हमें, बजाय इसके कि हम सीधे एक व्यक्तिगत या निजी आरोप पर उतर आए। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी, अब मैं चाहता हूं अब आप घनश्याम जी की बातों का जवाब दे दीजिए। उन्होंने बताया कि क्यों आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे जो हमारा सर्वे दिखा रहा है। देखिए, घनश्याम जी के जो है जो कपोल कल्पित वादे हैं वो कैसे झूठे होते पहले मैं वो बताता हूं। 2017 के चुनाव में घोषणा, 2012 के चुनाव पत्रों के घोषणा में समाजवादी पार्टी ने किसान आयोग के गठन करने का वादा किया था। आपको याद होगा अखिलेश सिंह यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में किसान आयोग कभी गठित नहीं हुआ, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में, घनश्याम जी जरा निकाल के देख लीजिएगा अपना घोषणा पत्र, सपा ने पिछड़ी जातियों में राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुमार, धीमर, बिंद, भर, केवट, बाथम, मछुआ, माझी, तुराहा और गौड़ को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए और सभी सुविधाएं देने का वादा किया था। एक केंद्र सरकार को पत्र लिखने के अलावा 5 वर्षों में श्री अखिलेश सिंह यादव ने क्या किया, जरा बता कर जाइएगा। सपा ने वादा किया था कि 2 फसल देने वाली जमीन का उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहण पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इसका मुआवजा भी सर्किल रेट से 6 गुना होगा। सच्चाई क्या है कि भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा 6 गुना करने के अलावा उस क्षेत्र में उद्योग लगाने पर किसान परिवार के एक युवक की नौकरी और बुजुर्ग को जो है आजीवन पेंशन देने के सिर्फ सपने दिखाए गए, कुछ नहीं हुआ। तीसरा व चौथा वादा किया था कि लोकायुक्त संस्था को न केवल मजबूत किया जाएगा बल्कि इसे बहुसदस्यीय बनाया जाएगा। किया क्या इन्होंने? लोकायुक्त संस्था कभी दिखाई नहीं दी, उल्टे लोकायुक्त चयन विवाद के कारण सरकार कटघरे में कैसा लोकायुक्त इन्होंने दिया था मेहरोत्रा जी को सबको पता है कि उन्होंने जिसका खुद का अपना जो है
करप्ट बैकग्राउंड तो उसको लोकायुक्त बना दिया था। इन्होंने कहा था लोगों को महंगाई से बहुत निकालने वैट घटाकर जो है पड़ोसी राज्यों के बराबर करेंगे हम। 2012 का इनका वादा था। 17 तक इन्होंने किया क्या? तो कोई टैक्स की दर नहीं घटाई। टैक्स की दर घटाने से की बजाय जो है वो थाली सस्ती न हुई और पेट्रोल डीजल के खर्च पर भी कोई कमी नहीं हुई, और गेहूं पर भी वैट और मंडी शुल्क जो है वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वसूला गया। तो ये इनकी मैं कुछ बातें, सिर्फ 5-6 वादे मैंने गिनाए। आपके सारे संकल्प पूरे हो गए शुक्ला साहब, वो तो ये पूछेंगे ना सीधे आपने जितने संकल्प लिए थे। अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न। हमारे जो है 96% वादे हमारे पूरे हुए हैं। पहले हमारा सबसे बड़ा वादा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों का कर्ज पहली ही कैबिनेट मीटिंग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ली। 36,000 करोड़ रुपयों का कर्ज किसानों का माफ कर दिया गया। यह सत्य है कि नहीं है? हमने कहा था कि हम गन्ना मिलों को फिर से, चीनी मिलों को जो समाजवादी पार्टी के लोग बेच खाए थे और जो मायावती के कार्यकाल में बिकी थी उसकी जांच करने की बात की थी। 5 वर्षों में जिनको बेचा गया था, और मैं नाम भी उद्योगपति का ले सकता हूं, पोंटी चड्ढा, उनसे धन लेकर जो है कोई जांच इन्होंने नहीं की। और हमने जो है चीनी मिलों को चालू किया और जो बेची गई थी चीनी मिलें उनका सीबीआई जांच भी शुरू कर दिया। और आप देखिए किस तरह से जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जीडीपी डबल हुई। जीडीपी के आंकड़े जो है घनश्याम, अब आपने चूंकि 96% कह दिया तो फिर आप सारे गिनाने लगेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आपके इस परसेंटेज पर ही जो है सवाल पूछ लेता हूं घनश्याम तिवारी जी से कि ये तो 96% नंबर के साथ पास होने जा रहे हैं और आप फेल हो गए थे 2017 में। देखिए सर्वप्रथम तो मैं इस बहस का स्वागत करता हूं। इनके संकल्प पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में 20 पृष्ठ हैं और उसके 12 अलग अलग खंड हैं। पहला खंड है कृषि विकास का बने आधार। पहला वादा है 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। किसानों पे लाठीचार्ज दुगना हुआ, उनकी डीजल की कीमत दुगनी हुई, उनको खाद नहीं मिल रहा, उनके खेतों पर दुगने वेग से आवारा पशु खेतों को चर रहे हैं, किसानों के कष्ट दुगने हुए और उनके ऊपर जिस तरह का अन्याय हुआ वो दुगने हुए। दूसरा था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, पृष्ठ नंबर 5। उसमें जो दैनिक भास्कर ने एनसीआरबी आंकड़ों के आधार पर दिसंबर में रिपोर्ट छापी, 2017 से 21 के बीच में प्रतिवर्ष 3,40,000 एफआईआर दर्ज हुए, 56,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, 7,300 दंगे। ये किसी भी पूर्व सरकार से ज्यादा है। तीसरा पृष्ठ नंबर 7, हर युवा को मिले रोजगार, जिसमें इन्होंने लिखा था 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। प्रदेश की 90% नौकरियां युवाओं के लिए सुरक्षित करेंगे। जो भी युवा कॉलेज जाएगा उसे लैपटॉप दिया जाएगा। इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। चौथा था शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, जिसमें इन्होंने कहा था कि किस तरीके से शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाएंगे। आज इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है, उसके पृष्ठ 200 पे देखिए तो स्पष्ट है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को फिसड्डी रखा हुआ है। 2 साल से स्कूल बंद हैं। न शिक्षा मंत्री का एक बयान आता है, देश के शिक्षा मंत्री का जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, न इनके प्रदेश के शिक्षा मंत्री का बयान आता है। सिवाय चुनावी झुनझुने के, डुगडुगी के इनके पास कुछ भी नहीं है। 5वां था गरीबी से मुक्ति का सपना साकार। हर रिपोर्ट बता रही है, इंक्लूडिंग आज जो रिपोर्ट आई इकोनॉमिक सर्वे की, देश वहीं पे खड़ा है जहां 2 साल पहले खड़ा था। देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आय पिछले 7 सालों में 7 गुना संपत्ति। अभी तो इन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्री भी दावे करते हैं कि हमने जीडीपी दुगनी कर दी 5 साल में उत्तर प्रदेश की। हाँ, ये आखिरी बात मैं आपके मंच पर खुल्लम खुल्ला कहता हूं। 2 दावे ये लोग कहते हैं। ये कहते हैं कि बेरोजगारी की दर 4% है, जिसका मतलब उत्तर प्रदेश में हर 25 में से सिर्फ 1 युवा बेरोजगार है। अगर यह सच है तो बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। सच यह है कि हर 25 में से 24 युवा बेरोजगार है। आप देखिए जो रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने छापी है। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई। अगर यह सच है, एक भी आम परिवार है, गरीब परिवार है जिसको लगता है कि इस सरकार के प्रयास से उसकी आय दुगुनी छोड़िए 50% भी बढ़ी है, तो बिल्कुल आप वोट दीजिए। सरकार ने अगर आपकी आय को बढ़ाया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महामारी बढ़ी है। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपकी बात पर, ठीक, आपकी बातें क्योंकि जो है आप तर्कों के साथ करते हैं और तथ्यों के साथ भी करते हैं। मैं एक बार त्रिपाठी जी को लाना चाहता हूं। त्रिपाठी जी का जो पूरा बैकग्राउंड है वो है ही फाइनेंस जर्नलिज्म का। तो त्रिपाठी साहब, ये सबसे पहले तो इसी बात के बारे में आप बताइए, उत्तर प्रदेश की आर्थिक अवस्था 2017 से किन मायनों में बेहतर है, अगर यह दावा सही है जो बीजेपी कहती है तो?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पार्टियों को अपना घोषणा पत्र जारी करते वक्त थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, दोनों एक दूसरे के घोषणा पत्र पर टूट पड़े हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको मुझे लगता है कि घनश्याम तिवारी जी को बहुत बात करते वक्त, कहते वक्त सोचना चाहिए था, वो बात ये कि अगर हम आज ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 22 में क्या हुआ और 12 से 17 में क्या हुआ, तो मैं दो बातें आपको बताता हूं। एक तो ये कि 2012 से 17 में एक भी ऐसा कोई बड़ा निवेश का काम नहीं हुआ और चीनी मिलें तो बंद हुई, ये तो सब जानते हैं। ये तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो बता देंगे। और जिस 2 साल के कोरोना काल की बात कर रहे हैं, उसमें अगर देश को जो चीनी मिलों ने सैनिटाइजर बना कर दिया उत्तर प्रदेश की, अगर सिर्फ उसका योगदान देख ले तो देश में सैनिटाइजर की कमी नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का बहुत बड़ा योगदान था। ये बहुत बड़ी चीज है। पहला ये मैं बताता हूं, जो तथ्य है इसको तुरंत चाहे तो खोज भी सकते हैं। दूसरी एक बड़ी चीज, जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में मुश्किल है, क्या सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, तो इस पे मैं एक बात कहता हूं कि चाहे जो सरकार रही हो, संयोगवश चाहे बसपा की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, उत्तर प्रदेश के बड़े शहर, और ये देश के हर राज्य को सोचना चाहिए, जैसे बिहार को तो खास करके सोचना चाहिए कि वो एक शहर नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश में बड़े शहर हैं और वो बढ़े। लेकिन जैसे मैं अपने शहर प्रयागराज की बात करता हूं, 2 गुना चौड़ी सड़कें हुई हैं, 2 गुना। मैं ये जो कह रहा हूं इसको मैं नाप के बता रहा हूं, इसको जाइएगा पता कराइएगा, एडीए से आंकड़ा निकलवाइएगा। जब मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे आया, तो सिर्फ बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर की बात नहीं है, वहां की सिर्फ इतना भर नहीं है कि 56 कंपनियों ने अभी तक एमओयू साइन कर लिया है, और वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम कागज देके जाते हैं, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस में हुआ है। तीसरी जो बड़ी चीज है जिसको खास करके देश ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया, तो ये कहा जाता था क्या यहां काम हो सकता है क्या। बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के हालात पर, निवेश के हालात पर, किसान की आय बढ़ी या नहीं बढ़ी, और दावा है कि हर प्रति व्यक्ति आमदनी दुगनी हो गई है जो बीजेपी की सरकार करती है। सवाल उठाए थे घनश्याम तिवारी ने, जवाब दिया हर्षवर्धन त्रिपाठी ने, और फिर मैं उसका ही उत्तर लेने जा रहा हूं घनश्याम तिवारी के पास। तिवारी जी, देखिए, समीर मेहरोत्रा का आर्टिकल का लेख है जिसमें वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की 41,023 रुपए, भारत की एवरेज 86,659 2019-20 के आधार पर जो प्रति व्यक्ति आय है, ये 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में 32वें संख्या पर है। जो ग्रोथ हुई है वो कुल मिलाकर के 1% से भी 1% से भी कम हुई प्रति व्यक्ति आय में, एवरेज पिछले 4 साल में। जो पिछले 4 साल की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 2% से भी कम है। आप उसी तरीके से ग्रोथ निकालिए उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। अगर सरकार आंकड़े की कलाबाजी करने लगे तो कम से कम उसे जमीन पे देखना चाहिए। अच्छा, मजबूरी है, मैं चाह रहा हूं घनश्याम जी, मैं चूंकि मैं थोड़े से ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि मैं आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं सिर्फ ताकि हम बाद में लंबा समय मिल सके विदाउट इंटरप्शन, इसलिए मैं एक ब्रेक लूंगा। अपनी बात शॉर्ट में कंप्लीट कर लीजिए कि एक ये बता दीजिए, जो 4 लाख करोड़ निवेश है, मुख्यमंत्री भी हमारे कॉन्क्लेव में बोल करके गए हैं, ये इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, आखिरी बात कहूंगा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रति वर्ष 5 साल, 4 लाख 5 लाख करोड़ का निवेश, जितना भी आप मान लीजिए 30 लाख करोड़। अंत में चाहे इनका ये दावा कि प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई, बेरोजगारी दर केवल 4%, जमीन पे दिखना चाहिए ना, जमीन पे दिखना चाहिए कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति और गरीब तो नहीं हुआ, एक गरीब और बेसहारा तो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में हर जगह पर मध्यम वर्गीय व्यक्ति गरीब हुआ है, गरीब बेसहारा हुआ है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें ताली बजा रहे हैं। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चौथे क्षेत्र की, बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में 7 जिलों में कुल 19 सीटें हैं, जिनमें जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर और बांदा, ये 7 जिले आते हैं और कुल 19 सीटें यहां पर मौजूद हैं। और बुंदेलखंड रीजन की 19 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और बाकी दलों को कितने, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, 19 सीटों वाला इलाका बुंदेलखंड, और बीजेपी यहां पर हमारे अनुमान के मुताबिक 49% वोट हासिल कर सकती है।
बड़ा फिगर है। 49% वोट बुंदेलखंड में बीजेपी को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 31% वोट बुंदेलखंड से आता हुआ अनुमानित है हमारे हिसाब से, और बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट यहां पर मिल सकता है। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बुंदेलखंड में सिर्फ 4% वोट पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है और अन्य को 4% वोट मिल सकता है। तो ये कहानी है वोट प्रतिशत के लिहाज से। अब बुंदेलखंड में बीजेपी का वोट शेयर अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो 3% बुंदेलखंड में वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस बार। पिछली 2017 में 40% वोट मिला था, इस बार 49% हो सकता है। समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है गठबंधन का, वो 15% बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट इस बार बुंदेलखंड में भी बाकी तमाम रीजन्स की तरह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्क्रीन पर आएगा आपके अभी। समाजवादी पार्टी गठबंधन 16% पर थी 2017 में, 31 पर पहुंच सकती है। बीएसपी 23 से 12 पर, बड़ा नुकसान हो रहा है 11% का। और कांग्रेस पार्टी को भी 5% का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। तो बसपा और कांग्रेस का नुकसान, बीजेपी और सपा का फायदा साफ बन रहा है। बुंदेलखंड रीजन में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना रखी है और इस बार सीटों में अगर बात करें तो 16 से 18 सीटें बीजेपी जीत सकती है और सपा गठबंधन को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा, कांग्रेस और अन्य का फिगर 0 पर रह सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहां पर एक किस्म से 95 प्लस 98% का जो स्ट्राइक रेट है वो इस बार मेंटेन कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछली बार ये 100% था। 2017 के चुनाव में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें जीतने वाली बीजेपी प्लस को इस बार 1 से 3 सीट का नुकसान अनुमानित है। सपा को इतना ही 103 सीट का फायदा है और बाकी को जो पहले था हासिल कुछ भी नहीं, और वही इस बार भी दिखाई दे रहा है। तो यह कह रहा है बुंदेलखंड का सर्वे। और अब आपको हम चारों रीजन्स की जिनकी हम बात कर चुके हैं उनको अगर जोड़ लें आप, तो ये फिगर जो है बीजेपी का 162 से 172 पर जाकर ठहरता हुआ मालूम पड़ता है और सपा का 102 से 112 सहयोगी साथियों के साथ। बसपा जो है वो 1 से 5 सीटों पर सिमट सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। अब सिर्फ पूर्वांचल की बात करना बाकी है। कांग्रेस जो है वो 1 से 3 सीट पर। तो कांग्रेस और बसपा लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये बात हमारे पिछले ओपिनियन पोल में भी बिल्कुल साफ हुई थी, इस बार ये और ज्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। फिर एक बार चर्चा में शामिल करते हैं हमारे मेहमानों को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस बात में आपको कोई संदेह है अभी कि बसपा और कांग्रेस जो है वो जमीन पर लड़ाई में नहीं है? लड़ाई अगर हो रही है तो कहीं एक तरफ योगी आदित्यनाथ है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संदेह न होने की वजह जो है वो खुद बहुजन समाज पार्टी का, जिस तरह से वो बहुत, जिसको कहें कि वो चुनाव प्रचार में रहे ही नहीं, अभी तक मैदान में नहीं रहे, और जो रही सही कसर रही वो जो कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रचार हो रहा है उसमें बसपा बहुत पीछे छूट गई है। और कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही, मैं इसको कहूं कि जो उन्होंने अभी लड़की हूं लड़ सकती है का नारा दिया है ना, आप जरा वो 40% सीटों को देख लीजिए। मैंने तो सारी देख ली। वो किसी नेता की पत्नी, किसी नेता की बेटी, किसी नेता के घर में इस तरह से वो कोटा पूरा किया गया है। तो कहीं भी वो लड़ाई में नहीं है। निश्चित तौर पर ये लड़ाई सीधे सीधे भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन की है। बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर, कुछ पॉकेट्स में जहां दलित वोट है, जहां दलित मुस्लिम कॉम्बो कहीं कहीं बनेगा, वहां जरूर वो मजबूती से लड़ती दिखेगी। ठीक है। और मेरे ख्याल से इससे तो इनकार घनश्याम तिवारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को नंबर 1 पार्टी बता रहे हैं। लेकिन आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कॉन्टेस्ट बाइपोलर कॉन्टेस्ट है घनश्याम जी? नहीं, मैं मानता हूं कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। बाइपोलर इस तरीके से है कि एक पार्टी सिर्फ नफरत और नफरत की बात करती है और उसने पूरा हमें मैदान दे दिया कि सकारात्मक राजनीति की जितनी बातें कीजिए आप कीजिए। उस मामले में बाइपोलर है। जनता को इससे अच्छा चुनाव नहीं मिलेगा जहां पे उन्हें अच्छे और बुरे का भेद सामने दिखाई दे रहा है। और जहां तक आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, मैं पुनः कहता हूं कि अगर 1.5 करोड़ से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी से, अगर 1.5 करोड़ से अधिक वोट समाजवादी पार्टी को 2017 की तुलना में आपके आंकड़ों में ही मिल रहे हैं, तो ये वोट सिर्फ अन्य दलों के नहीं आ रहे हैं, ये उन युवाओं के आ रहे हैं जिनको लाठी मारी गई, इन किसानों के आ रहे हैं जो परेशान हैं, और ये पूरे समूचे प्रदेश में है। तो भारतीय जनता पार्टी इस दम में रह सकती है कि उनके नफरत का टॉनिक हर कोई पी लेगा, लेकिन जनता इस समय परेशान है और उसकी परेशानी का मजाक उड़ा करके कोई चुनाव नहीं जीत सकता, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, लेकिन घनश्याम जी एक बात बताइए, जैसे अभी आपने वो आरआरबी वाला जो वाकया बताया, वो बाकी बात सही है, वो बड़ा संगीन वाकया था। उससे बहुत से इलाकों में नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ भी हो सकती है, वो पुलिस के खिलाफ, पुलिस के एक्शन के खिलाफ तो है ही है। लेकिन आप मानते हैं कि चुनाव जो है वो अब जब 10 दिन रह गए हैं वोट पड़ने में, तो सील हो चुका है,
या अभी बिल्कुल अभी के कोई घटनाक्रम होंगे तो वो भी उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं? ये आप प्रतिदिन का टिकर उठाइए। जिस तरीके से आदित्यनाथ ने बयान दिया, 5 साल से ये लोग दिखा रहे थे संत हैं, महंत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनी राजपूत होने की राजनीति पर फक्र है, गर्व है। तो कास्ट शॉविनिज्म का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है, सामंतवादी सोच का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। वो अजय सिंह बिष्ट से कभी आदित्यनाथ बन ही नहीं पाए। क्या ये वीडियो जनता के सामने नहीं जाएगा? जो हम लगातार कहते रहे कि ठाकुरवादी प्रवृत्ति से सरकार चल रही है, वीडियो जनता के पास आएगा। तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है जो उनकी नकारात्मक राजनीति को और बुलंद कर रही है और उनके जनता के प्रति उनके लगाव को और कमजोर कर रही है। और जनता को यह विश्वास हो रहा है कि ये सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये समझते हैं कि हमें बेवकूफ बना लेंगे हर बार, इसलिए जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। ठीक है। और इसलिए ये लोग प्रतिदिन चुनाव इनकी हार और करारी होती जा रही है। चले, मैं दर्शकों को बस इतना बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने बस कुछ ही वक्त में साफ हो जाएगी जब हम पूर्वांचल का डेटा आपके सामने रखेंगे। आखिरी क्षेत्र जो है वो बाकी है, 124 सीटें पूर्वांचल की, वो अब ये तय करेंगी हार और जीत किसकी होने जा रही है, अंतर कितना बड़ा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी लड़ाई जो है वही है अखिलेश यादव जहां से सांसद हो, जहां से मुख्यमंत्री इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हो गोरखपुर से, और जहां से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हो। तो उस पूर्वांचल की तस्वीर जो जब आपके सामने आएगी और तब आपके ऊपर जो आंकड़े स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं बदलेंगे और स्पष्ट हो जाएगा कि इस वक्त हमारे सर्वे के मुताबिक कम से कम कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। प्रेम शुक्ला साहब, उन्होंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जाति की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी धर्म की राजनीति करती है, वो सकारात्मक बात करते हैं, वो रोजगार गिनाएंगे, वो ये पूछेंगे कि आपने गरीब गुरबे के लिए क्या किया, और आप ये बताएंगे, आप डर दिखाएंगे कि हिंदू को इसकी वजह से वोट मत देना, अगड़ों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, जाति में बांटेंगे। देखिए, हम तो 18 करोड़ लोगों को लाभ सीधा पहुंचा चुके लोग हैं, और जो अपने पिताजी का भी अपमान कर दे, अपने चचा को गच्चा दे दे, जिसके साथ रिश्तेदार भी भाग खड़े हुए हों, वो तो यादवों के भी नहीं है। उनके कार्यकाल में यादव लड़कियों को जिहादी उठा ले जाते थे और उसका FIR नहीं दर्ज होता था। सब जो इन्होंने जो है कवाल में किया, कौन भूल सकता है कि कवाल में जो है एक लड़की की छेड़खानी करने पर उसके भाइयों ने प्रतिरोध किया, उनकी हत्या कर दी गई, हत्यारों का रक्त रंजित वस्त्र मिला, उसके बावजूद हत्यारों को तत्काल छोड़ दिया गया, मोहम्मद आजम खान ने छोड़ दिया, और जिनकी हत्या हुई थी उन परिवारों के, उनके रिश्तेदारों को उठा लाया गया, जेल में बंद कर दिया गया। इससे ज्यादा नफरत का जहर कौन बोल सकता साहब कि कह दे कि हम 90,000 है 24,000 जाटों को चुनाव खत्म होने के बाद देख लेंगे। इससे ज्यादा नफरत कौन कर सकता है साहब? तो नफरत की राजनीति कि होली के दिन अगर जुमा पड़ गया तो होली हिंदुओं को नहीं खेलने देंगे, इससे अधिक नफरत क्या हो सकती साहब? इससे अधिक नफरत क्या हो सकती कि मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, दुर्गा पूजा का जुलूस प्रतिबंधित कर देंगे, इससे अधिक नफरत और क्या करेंगे साहब? तो आपकी नफरत को लोग जानते हैं कि जाति विशेष के लोग ही थाने पर तैनात रहेंगे, जात की विशेष के लोग ही PCS परीक्षा पास करेंगे, घोटाले पर घोटाले। साहब आपने क्या किया है सब जानते हैं। श्रीमान अखिलेश सिंह यादव अपने पिता का भी अपमान करते रहे, और ये स्वयं पिता ने सार्वजनिक तौर पर जो है लगभग विलाप करते हुए कहा कि कौन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है, मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद मेरा अपमान करता है। चाचा को गच्चा किस तरह से दिया लोग जानते हैं, सार्वजनिक मंच पर कैसे माइक छीन ली गई आदरणीय। अब चलिए, कम से कम वो चाचा तो उनके साथ ही हैं और पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया उनको, और पार्टी कार्यालय में आकर के कह दिया है कि सब लोग जोर शोर से जिताओ अखिलेश को। बहरहाल ठीक है घनश्याम जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि 1 मिनट के अंदर अंदर हम आपके सामने पूर्वांचल की तस्वीर रखने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव इलाका इस वक्त आप कह सकते हैं उसको, और उसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने ओपिनियन पोल के जरिए साफ हो जाएगी। बहुत आपको मैं वोट प्रतिशत जो है दिखाना चाहता हूं पूर्वांचल का। चलिए पहले पूर्वांचल की एक तस्वीर आपके सामने रख देंगे। पूर्वांचल है क्या, पूर्वांचल में कौन से जिले हैं? 20 जिले, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी, मऊ, महाराजगंज, कौशांबी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र। 20 जिले, 124 सीटें। हमारे सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा क्षेत्र, और वोट शेयर की दृष्टि से देखते हैं यहां पर कहां ठहरती है भाजपा, कहां ठहरता है सपा गठबंधन। तो आपके सामने तस्वीर यह कहती है कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ 45% वोट इस क्षेत्र में हासिल हो सकता है। 45% वोट शेयर बीजेपी पूर्वांचल में हासिल कर सकती है।
ये हमारा सर्वे इस वक्त कह रहा है। देखते हैं समाजवादी पार्टी का स्कोर क्या हो सकता है वोट प्रतिशत में। 36% पर जाकर रुकता हुआ मीटर दिखाई देता है वोट के लिहाज से समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों का। आपको बता दें कि यहां पर बहुत बड़ा प्ले जो है वो जो अलग अलग जाति समूह के जो नेता छोड़ छाड़ कर गए हैं वो भी हैं, और जो गठबंधन के साथी हैं उनका जोर पूर्वांचल में आपको बहुत दिखाई देगा। और बसपा को 11%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 5%। तो 45% वोट जो है वो बसपा बीजेपी हासिल कर सकती है, ये हमारा अनुमान है। एक तुलना कर लेते हैं ये वोट प्रतिशत पहले कितना था और इस बार ये कितना ठहरा है। 2017 में 39% था, पूर्वांचल में ये 45% पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 6% की बढ़त जो है बीजेपी पूर्वांचल में हासिल कर सकती है। और ये बता दें, हमने भी जो सर्वे पिछली बार दिखाया था, ये फिगर शायद उससे बढ़कर है, उसमें अंतर इतना आया है कि गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, ये इस सर्वे के अंदर शामिल हुई है बात। ये जी ठीक है। तो ये बीजेपी की बात हुई। और सपा की बात करें तो सपा का जैसा हम कह रहे थे हर इलाके में बढ़त, ये नुकसान सपा को कहीं नहीं हुआ है, लेकिन से समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों का। आपको बता दें कि यहां पर बहुत बड़ा प्ले जो है वो जो अलग अलग जाति समूह के जो नेता छोड़ छाड़ कर गए हैं वो भी हैं, और जो गठबंधन के साथी हैं उनका जोर पूर्वांचल में आपको बहुत दिखाई देगा। और बसपा को 11%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 5%। तो 45% वोट जो है वो बसपा बीजेपी हासिल कर सकती है, ये हमारा अनुमान है। एक तुलना कर लेते हैं ये वोट प्रतिशत पहले कितना था और इस बार ये कितना ठहरा है। 2017 में 39% था, पूर्वांचल में ये 45% पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 6% की बढ़त जो है बीजेपी पूर्वांचल में हासिल कर सकती है। और ये बता दें, हमने भी जो सर्वे पिछली बार दिखाया था, ये फिगर शायद उससे बढ़कर है, उसमें अंतर इतना आया है कि गोरखपुर की सीट से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे, ये इस सर्वे के अंदर शामिल हुई है बात। ये जी ठीक है। तो ये बीजेपी की बात हुई। और सपा की बात करें तो सपा का जैसा हम कह रहे थे हर इलाके में बढ़त, ये नुकसान सपा को कहीं नहीं हुआ है, लेकिन 21% से 36%, 15% वोट शेयर बढ़ने के बावजूद वो बीजेपी से पीछे दिखाई दे रही है, कम से कम 9 परसेंटेज पॉइंट से। तो ये है सवाल, ये है गठबंधन की बात। बसपा की बात करें तो 13% का नुकसान वोट में होता दिखता है, 24% से 11% पर। 6% से घटकर 3% पर कांग्रेस पार्टी आ सकती है पूर्वांचल में। और साथ ही अगर अदर्स की बात करेंगे तो 10% से घटकर वो 5% पर आते हुए साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। अब पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन खासकर पूर्वांचल में जातियों की बात होती ही है। तो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले अगली जातियों में ब्राह्मण वोट 58% तक बीजेपी के पास ये जा सकता है। ये जो बाकी क्षेत्र हैं उनमें ये फिगर काफी ऊपर रहता है, लेकिन पूर्वांचल में ये कम क्यों है, 58% पर क्यों है? ये कहीं कहीं 70-75% तक बीजेपी को मिलता है। सपा में 28% ब्राह्मण वोटर जो अपनी आस्था वो व्यक्त कर रहा है इस बार के चुनाव में, ऐसा हमारे सर्वे ने पाया है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 5% और 8% ये ब्राह्मण वोट कांग्रेस पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। 1% वोट अन्य की ओर भी पहुंच सकता है, ये हमारा अनुमान है। यादव वोट की बात करते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं है रहा है ट्रेंड में। 13% यादव वोट जो है वो बीजेपी को मिल सकता है पूर्वांचल में। 74% समाजवादी पार्टी को उसके सहयोगी दलों के साथ। बसपा को 6% यादव वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 3% और अन्य को 4% यादव वोट हासिल हो सकता है। पूर्वांचल का ठाकुर, आखिर ठाकुर समुदाय किसके साथ है? और ये तो आरोप झेलती है ये सरकार की, ठाकुरवाद की सरकार चला रही है। तो 79% ठाकुर वोट बीजेपी के साथ जा सकता है। सपा को इस समुदाय का 10% वोट हासिल हो सकता है, हमारा अनुमान है। बसपा को 3%, कांग्रेस पार्टी को भी 3% और अन्य को 5% वोट मिल सकता है। अगर जाटव वोट की अब हम बात कर लें, पूर्वांचल का जाटव वोट यानी जो बसपा का कोर वोटर है, उसको अगर देखें आप तो बीजेपी को इसमें से केवल 11% वोट हासिल होता दिखाई देता है। सपा को 8%, बसपा को 69% वोट, कांग्रेस को 2% वोट और अन्य को 10% वोट मिल सकता है, यह हमारा अनुमान है। पूर्वांचल में भी माइनॉरिटीज के का सेंटिमेंट क्या दिखाता है, मुसलमान वोटर का क्या मिजाज दिखाई देता है, तो आप देखिए 3% वोट बीजेपी को मिलता हुआ मात्र यहां पर दिखाई देता है और सपा को 85% वोट। मुझे अच्छी तरीके से याद है जो एवरेज हुआ आपके सर्वे का जो पहले था, लगभग 5% के आसपास था, वो घट रहा है
मुस्लिम वोट बीजेपी को 5% से भी कम होता हुआ जी, दिखाई दे रहा 3% पे आ है गया। और कंसोलिडेट हो रहा है ये समाजवादी पार्टी की तरफ 85% तक ये समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और बसपा के पास केवल 4% मुस्लिम वोट जाने का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को मात्र 3%। तो अगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ वोट जाना है तो वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल की 124 सीटों में से 94 सीटें जीती थी और अब की बार पूर्वांचल में बीजेपी की 16 से 20 सीटें घट सकती हैं। आपको बता दें, सपा गठबंधन को 14 सीटें मिली थी, इस बार उसे 26 से 30 सीटों का फायदा हो सकता है और बहुजन समाज पार्टी को तब 10 सीटें मिली थी, इस बार उसे 7 से 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की स्थिति जस की तस बनी हुई है, तब उसे 2 सीटें हासिल हुई थी और इस बार 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीटें किस लिहाज से मिल रही हैं इस बार दिखा देते हैं आपको। नफे नुकसान की बात हमने पहले करी, लेकिन सीटें क्या कह रही हैं कि 124 में से बीजेपी प्लस को 74 से 78 सीटें, 74 से 78 पूर्वांचल में बीजेपी जीत सकती है 124 में से। सपा गठबंधन 40 से 44 सीटें, बसपा 1 से 3, कांग्रेस 1 से 3 और इसके साथ ही अन्य 1 से 3 सीटें जीत सकते हैं। और इसके साथ ही आप नजर जो है ओवरऑल टैली पर डाल लीजिए। 403 सीटों पर इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल यह इशारा कर रहा है कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, भले उसकी सीटें काफी कम होती दिखाई देती हैं। सीटों में कम से कम 70 से 80 सीटों का नुकसान पिछली बार की तुलना में 242 से लेकर के 244 सीटों पर बीजेपी सिमट आ सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 148 से 150 सीटों पर पहुंच सकता है। तो ये देखिए सीटों का अनुमान जो है, बीजेपी 242 से 244, सपा 148 से 150, बसपा 4 से 6 मात्र और कांग्रेस पार्टी वो भी 3 से 5 सीटों पर ही जाकर सिमट सकती है। तो ये ओवरऑल वोट शेयर भी एक बार फिर देख लेते हैं हम। सीटों में हमने आपको दिखा दिया 250 सीट तक बीजेपी जो है पहुंच सकती है, 244 सीटों तक। और वोट शेयर में बीजेपी का वोट प्रतिशत 42% तक आ सकता है। ये पिछली बार 41 समथिंग था अगर मैं ठीक हूं तो, और इस बार बढ़ रहा है, थोड़ा सा 42% पर जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर एक बार फिर दिखा दीजिए, एक बार इस ग्राफिक को फिर से चला देंगे हम। तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो आ रहा है, एक बार वोट शेयर का ग्राफिक जो है वो फिर से चला दें, 42%, सपा 37% वोट शेयर, बसपा 13%, कांग्रेस 4% और अन्य 4% पर। तो 42 और 37, 42% भाजपा, 37% का कुल वोट शेयर समाजवादी पार्टी के पास आ सकता है। और यह समाजवादी पार्टी के लिए सीटों में भी वोटों में भी एक बहुत बड़ा जंप है। अब सवाल इतना ही है कि ये क्या अब से लेकर के जब तक ये मतदान होना है जितने चरणों में, उसमें फिजा इतनी बदल जाए कि ये नतीजे उलट जाएं, बीजेपी जो है वो हाफ में मार्क के नीचे आ जाए और समाजवादी पार्टी जो है वो एक लंबी छलांग लगा दे, ये तो खैर फिलहाल नहीं कहा जा सकता। हमने दिसंबर के सर्वे किया था और हमने जनवरी में जो अब सर्वे किया 20 से 25 जनवरी के बीच, उसका अंतर देखिए कि दिसंबर में वोटर से पूछा तो अनुमान लगा कि 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं और हम जनवरी में सर्वे कर रहे हैं तो 242 से 244 सीटों पर पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड जो है बीजेपी की ट्रैजेक्टरी का हमें दिखाई दे रहा है। हमारे 2 सर्वेक्षणों के बीच में आप देख रहे हैं 12 सीटों का अंतर पड़ता हुआ हमें नजर कुल मिलाकर के आता है कि यह मुमकिन है ऐसा हो जाए। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो 160 से 165 सीटों का अनुमान हमने लगाया था दिसंबर में जब सर्वे किया था, और जनवरी में अब सब सर्वे किया है 25 जनवरी तक सैंपल कलेक्ट करने के बाद तो वो 148 से 150 सीटों पर आ गया है। तो ये लगभग 12 से 15 सीटों का अनुमानित नुकसान है, सब अनुमान ही है या आंकलन है। तो ये समाजवादी पार्टी को हो सकता है कि झेलना पड़े। अब यहां से इस ट्रेंड को कौन सी पार्टी कहां ले जाएगी ये तो खैर केवल वोटर जानता है और इन पार्टियों की मेहनत कह सकती है। बसपा की बात करें तो दिसंबर के ट्रेंड में 205 सीटें मिल रही थी, जनवरी के ट्रेंड में 4 से 6 सीटें जो है वो मिल रही है। मार्जिनल इंप्रूवमेंट आप बसपा की परफॉर्मेंस में कह सकते हैं, लेकिन ना बहुत कुछ खास तब हासिल था, ना बहुत कुछ खास आज मिलता हुआ बहुजन समाज पार्टी को दिखता है। और यही परिस्थिति कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस दिसंबर के सर्वे के आधार पर
न्यूनतम 3 अधिकतम 7 सीटें जीत पाती हमारे मुताबिक। अब वो न्यूनतम 3 पर ही है, लेकिन अधिकतम और घट गया, वो 5 पर आ गया, और अन्य भी 1 से 3 तब भी था और अब भी 1 से 3 पर ही है। तो मोटे तौर पर जो हमने आपको बताया कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां से स्कोर कर रही है बेहतर। समाजवादी पार्टी को अब और जोर लगाना पड़ेगा अगर हमारा सर्वे जो है वो है ऑन द मार्क। और अगर ये भी हम सवाल पूछ लें कि आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन कितने वोटरों की पसंद है, उससे भी एक अनुमान आपको मिलेगा कि वो हमारे इन वोट मार्जिन्स पर, सीटों पर उसके साथ टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को 38% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। अखिलेश यादव को 31% लोगों ने पसंद किया है, उनके मुख्यमंत्री काल को याद किया और माना कि वो बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। मायावती का राज भी कई बार यूपी देख चुका है। आज का वोटर केवल 13% के अनुपात में मायावती को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहता है। प्रियंका गांधी ने हालांकि इशारों में एक बार इंडिया टीवी से जरूर कहा था कि वही चेहरा है, लेकिन बाद में फिर उनकी पार्टी को बैक ट्रैक करना पड़ा, तो उनका इंपैक्ट मात्र 6% वोटरों तक ही पहुंच पाया है हमारे सर्वे के मुताबिक। 6% वोटर प्रियंका गांधी अगर कहें कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो चाहेंगे। तो इसमें बाजी मारते हुए योगी आदित्यनाथ आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं आज के ओपिनियन पोल से क्या क्लियर मैसेज मिला। 10 बड़ी बातें क्या पता चली। योगी आदित्यनाथ का दूसरी बार सीएम बनना हमें मुमकिन लग रहा है हमारे सर्वे के मुताबिक। बीजेपी की सीटें जरूर घट रही हैं, लेकिन यूपी की सत्ता में वापसी बहुत मुमकिन है। योगी को सबसे ज्यादा 38% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव 148 से 150 सीटें जीतकर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा और सबसे बड़े नेता बन सकते हैं। जाटलैंड में गठबंधन करके अखिलेश यादव वाकई फायदे में है। 60% जाट वोट उनके गठबंधन को मिल सकता है। यूपी में बसपा और कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। डबल डिजिट में भी पहुंचना मुश्किल मालूम पड़ता है। यूपी के 80% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हैं, यह हमारा अनुमान है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, यह भी हमें लगता है। यूपी के मुसलमान ओवैसी के फेवर में नहीं दिखाई देते। पिछड़े वोटों में जबरदस्त बंटवारा है। 79% यादव वोट अखिलेश यादव के साथ है। गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ है। ब्राह्मण वोटर्स की पहली पसंद अब भी भारतीय जनता पार्टी है। करीब 65% ब्राह्मण योगी के साथ ही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।